कहते हैं ना, सहारा शहर जल गया और बीवी फातिमा को खबर ही नहीं। यही हाल इमरान खान का हुआ है। भारतीय सुखोई विमान गरजने लगे, उमड़ने लगे और इमरान को खबर ही नहीं कि उनके नीचे से जमीन निकल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चीन को नहीं मिला अनुमति। चीन के लिए ये सुपर बेइज्जती है। तो वहीं क्वाड की पहली बैठक जिसमें बाइडेन और मोदी हुए आमने सामने, मोदी को देख बाइडेन ने क्या कहा और एक क्षण ऐसा आया जब क्यों गुस्से से लाल हो गए बाइडेन। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दरअसल अगले साल 2022 में चीन में होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। हालांकि इसके विरोध में दुनिया के कई देश खड़े हो रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि चीन में प्रस्तावित इस ओलंपिक को कैंसिल कर दिया जाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं लिया है, लेकिन इतना प्रस्ताव जरूर दिया गया है कि जितने खिलाड़ी इस ओलंपिक में शामिल हो उन्हें चीनी वैक्सीन लगे। दरअसल यह प्रस्ताव आया तो आईओसी की तरफ से है, लेकिन इस प्रस्ताव को अंदर खाने भेजा चीन ने है। दरअसल चीनी सरकार की यह मांग है कि जो भी ओलंपिक में खिलाड़ी भाग लेने आए उन्हें चीनी वैक्सीन लगाए। दरअसल चीन इसे एक व्यापारिक मौके के रूप में भी देख रहा है। चीनी वैक्सीन लगाने से चीनी वैक्सीन के प्रति जो इस वक्त नफरत और अविश्वास का माहौल है वह विश्वास के माहौल में बदल जाएगा। दुनिया के जब बड़े बड़े खिलाड़ी चीनी वैक्सीन लगाएंगे तो चीन शान से कह पाएगा हमारे वैक्सीन देखो कितना प्रभावी है। यहाँ तक तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ओलंपिक के ठीक पहले जापान ने चीन को बड़ा झटका दिया है और उसने ये कह दिया है कि वह अपने खिलाड़ियों को चीनी वैक्सीन नहीं लगने देगा। जापान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कुछ दिन पहले बिना जापान से बातचीत किए ही चीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। उसमें इन सभी खिलाड़ियों को चीनी वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव था। फिलहाल जापान में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें भी टांग अड़ाते हुए चीन ने इस फैसले को टोक्यो ओलंपिक में लागू करने के लिए आईओसी को मना भी लिया और आईओसी ने इस फैसले की घोषणा भी कर दी। पर जापान ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके वैक्सीन के इस्तेमाल को अनुमति देने से सीधा इनकार कर दिया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कुछ दिन पहले बिना जापान से बातचीत किए ही चीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। इसमें उन सभी खिलाड़ियों को चीनी वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव था जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं। आईओसी के इस फैसले पर जापान ने कहा कि वह आईओसी के अनुमोदित चीन के उस प्रस्ताव को नहीं मानेगा जिसमें टोक्यो ओलंपिक और अगले साल खेले जाने वाले बीजिंग शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को चीनी टीका लगाने की बात कही गई है। जापान के ओलंपिक मंत्री तमायो मारुकावा ने शुक्रवार को कहा कि आईओसी ने चीन के टीके के इस्तेमाल को लेकर जापान से कोई सलाह मशवरा नहीं किया है। जापान ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे देश के खिलाड़ी चीनी वैक्सीन लगवाने वाली प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि टीके को जापान में इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है और जापानी लोग इसे नहीं लगाएंगे। वैसे तो चीन बड़े बड़े गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल मक्का और मदीना की सुरक्षा में भी सऊदी अरब पाकिस्तान का सहयोग लेता था। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए यहाँ एंट्री मुश्किल हो जाएगी क्योंकि भारत की एंट्री हो चुकी है। सऊदी को यह पता है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाना पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि अब पाकिस्तान वैसे भी कौड़ियों का मोहताज हो रहा है। पाकिस्तान की कितनी पकड़ है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि यमन में जो सऊदी अरब की सेना लड़ रही है उसका नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ खत्म होने वाला है। सऊदी अरब और भारत के साथ सैन्य गठबंधन आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल के अंतिम महीने में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे यूएई और सऊदी अरब के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे थे। यह भारत के किसी भी सेना प्रमुख का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने न केवल दोनों देशों के सेना प्रमुखों से मुलाकात करी बल्कि यहाँ के बड़े स्तर के कई नेताओं के साथ बैठकें भी की। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने अब भारत के साथ युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया। ये दोनों देश अब भारत के साथ रक्षा सहयोग
बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत और यूएई दोनों मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं डेजर्ट फ्लैग के नाम से। और इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई Su-30 MKI, एक IL-78 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यूएई के आसमान में उड़ान भर रहे भारत के इन लड़ाकू विमानों की गूंज वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को साफ साफ सुनाई दे रही है। इस युद्धाभ्यास में भारत और यूएई के अलावा फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। यह पहला मौका है जब भारत के वायुसेना यूएई में आयोजित किसी युद्धाभ्यास में एक्टिव होकर भाग ले रही है। इसमें तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस को भी ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल किया गया है, जो सीधे तौर पर दिखला रहा है कि मध्य पूर्व में अब रणनीति बदल गई है। 3 से 27 मार्च तक होने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत के लड़ाकू विमान अलग अलग देशों के साथ उड़ान भर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को यूएई के अल थाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। यह वही एयरबेस है जहां फ्रांस से भारत आते समय राफेल विमानों की पहली खेप ने थोड़े समय तक आराम किया था। इस युद्धाभ्यास से तुर्की और पाकिस्तान दोनों को बड़ी टेंशन हो रही है। वहीं दूसरी तरफ क्वाड की ऐतिहासिक बैठक कल हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करी। इस बैठक पर चीन की नजरें काफी देर से लगी हुई थी। एशिया का मिनी नाटो कहलाए जाने वाले इस संगठन का अगला रुख क्या होगा, इस पर जिनपिंग की नजरें गड़ी थी। वैसे तो क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन उस वक्त यह इतना खतरनाक वाले फॉर्म में नहीं आया था। 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर चीन के खिलाफ इतनी बड़ी रणनीति करेंगे, इसकी उम्मीद जिनपिंग ने नहीं करी थी। जहां जो बाइडेन ने इस सम्मेलन के बाद सीधे सीधे चीन को संदेश दिया कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला है और बाइडेन आने वाले सालों में साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। बाइडेन का कहना था कि क्वाड एक नया सिस्टम बनकर उभरा है और हम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, किसी भी दबाव से मुक्त होकर। जो बाइडेन ने क्वाड समिट में चीन को लेकर तीखे तेवर दिखलाए हैं और यह ऐलान किया है कि इंडो पैसिफिक में आजाद परिवहन होगा, वैक्सीन पर आपस में सहयोग होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बाइडेन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने ये कहा कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपको बता दे, ये बाइडेन अगर पुराने वाले ओबामा के समय वाले बाइडेन होते तो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन हालात ने अमेरिका को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है और इस वक्त नक्षत्र और ग्रह सब कुछ भारत का साथ दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, यूएई और सऊदी अरब से भारत के रक्षा संबंध बढ़ने से क्या भारत को भविष्य में फायदा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।